आप जैसे एज करोगे वैसे आपको मोतियाबिंद होगा ही, तो इज दिस ट्रूथ और इट्स अ मिथ? और बच्चों में भी मोतिया दिखा जाता है। अच्छा। वो कंजेनिटल बोलते हैं जिसको, या डेवलपमेंटल कैटरेक्ट बोलते हैं। एज रिलेटेड कैटरेक्ट है तो वो तो इनएविटेबल है, वो तो होगा ही इस समय के साथ, अभी नहीं तो कुछ समय के बाद। जो जिसमें कैटरेक्ट हो गया है उसको निकाल दिया जाता है और उस जगह पर एक आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया जाता है। लोगों को डर रहता है कि एक बहुत बड़ा सर्जरी है। छोटा सा सुराख करके कॉर्निया के थ्रू हम लोग अंदर जाके लेंस को निकाल देते हैं। Hello and welcome everybody. Welcome to our first podcast in the month of Cataract Awareness Month. Today we are going to talk on the topic of cataract and we have with us Dr. Rishikesh Das. He is a very renowned cataract surgeon and has had experience of 20 years now. तो सर आपने ऑलमोस्ट अभी तक कितने कैटरेक्ट सर्जरीज मोर देन 20,000 किए होंगे। ओके, सो मोर देन 20,000 सर्जरीज। सो आई थिंक हमें काफ़ी इंसाइट्स मिलेंगे ऑन कैटरेक्ट सर्जरी टुडे विद डॉक्टर ऋषिकेश दास। सो लेट्स स्टार्ट। सो सर, ये कैटरेक्ट या मोतियाबिंद होता क्या है? मोतियाबिंदु का मतलब होता है कि हमारा जो नेचुरल लेंस है वो धीरे जो पहले साफ होता है वो धीरे धीरे ओपेक हो जाता है। ओपेक मतलब धुंधलापन आ जाता है, जिस कारण से विद टाइम हमको दिखाई नहीं देता है साफ। सो ये बेसिकली एज रिलेटेड एक चेंज है जो हमारे आंखों में होता है। ओके, सो सर जैसे आपने बोला एज रिलेटेड चेंज है, सो हमें बहुत बार सुनने में आता है कि इनएविटेबली आप जैसे एज करोगे वैसे आपको मोतियाबिंद होगा ही, तो इज दिस ट्रूथ और इट्स अ मिथ? इट्स अ ट्रूथ। एक्चुअली आफ्टर 55 अगर हम लोग लेंस चेक करेंगे देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कैटरेक्टस चेंज दिखाई देता है हमेशा। और समय के साथ वो बढ़ता रहता है, बट ज़रूरी नहीं कि हर 55 ईयर्स के आदमी को कैटरेक्ट हो, बट विद समय के साथ सभी को कभी ना कभी कैटरेक्ट होगा, जैसे मुझे भी होगा समय के साथ। ओके, क्योंकि एजिंग प्रोसेस का पार्ट है ये। सो सर अदर देन एजिंग और कोई रिस्क फैक्टर्स होते हैं या इसमें? देयर आर मेनी रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर डायबिटीज़ है। कभी कभी जिनको माइनस में पावर रहता है, मायोपिया में भी कभी हो सकता है। आँख के कुछ रोग होते हैं जिसमें भी ये हो सकता है, जैसे आँख की कुछ बीमारी जैसे यूवेइटिस बोलते हैं एक रोग, उसमें भी हो सकता है। इस तरह की और भी कुछ कुछ सिस्टमिक रोग होती हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होती हैं जिनमें हो सकता है। जनरली हम लोग जो मोतिया बोलते हैं वो उम्र के साथ ही होता है, और बच्चों में भी मोतिया दिखा जाता है। अच्छा। वो कंजेनिटल बोलते हैं जिसको, या डेवलपमेंटल कैटरेक्ट बोलते हैं। ओके, तो मतलब किसी भी एज में कैटरेक्ट हो सकता है, बट एज के साथ ये इनएविटेबल है। यस। ओके, सो मतलब अगर किसी को मोतियाबिंद है या कैटरेक्ट है तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, उसे खुद कैसे पता चलेगा कि उसको कैटरेक्ट हो रहा है? पहले तो जब मोतियाबिंद होगा तो सबसे ज़रूरी तो क्या है, जो पहले जो साफ दिख रहा था उसका विजन जो है वो धीरे धीरे कम होता चले जाएगा। ओके। दूसरा है कि कभी कभी लोगों को एक पोलियोपिया बोल के एक सिम्टम होता है, जिसका मतलब होता है कि एक इमेज, बहुत सारे इमेज दिखने लगता है। कभी कभी कलर भी दिखने लगते हैं लाइट के चारों तरफ। तो ये मेन सिम्टम्स होती है। ओके, बट जनरली हमारे पेशेंट्स जो आते हैं वो विजन कम लेके ही प्रेजेंट करते हैं। ओके, सो मेनली यूजुअली उनका विजन जो है कम होता है, या चश्मे का नंबर बार बार चेंज हो रहा है, इस तरह के सिम्टम के साथ प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ओके। सो यूजुअली मतलब आपने रिस्क फैक्टर्स तो बता दिए और आपने बोला कि जैसे बच्चों में भी हो सकता है एंड दूसरे एज ग्रुप्स में भी हो सकता है, तो इज देयर एनी वे कि हम इसको प्रिवेंट कर सके? अगर वो सेकेंडरी कैटरेक्ट बोला जाता है उसको, जो किसी कारणवश होता है, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ अगर है, अगर आपका शुगर बहुत हाई है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसको शुगर कंट्रोल करने से देर से होगा या नहीं होगा, या कोई और आपकी बीमारी है इसको ट्रीटमेंट करेंगे तो शुगर कैटरेक्ट देर से होगा। बट अगर एज रिलेटेड कैटरेक्ट है तो वो तो इनएविटेबल है, वो तो होगा ही इस समय के साथ, अभी नहीं तो कुछ समय के बाद। ओके, एंड यूवी रेज जो सन के रेज होते हैं उसका कुछ वो एक रिस्क फैक्टर, हाँ उसको एक रिस्क फैक्टर बोला जाता है कि कभी कभी यूवी लाइट में एक्सपोजर से हो जाता है। वो भी एक इनएविटेबल चीज़ है, क्योंकि हम लोग सन में जाते ही हैं, थोड़ा बहुत रेज होता है जी। ओके, सो मतलब मेरे जानने में ये है कि जैसे इंडिया या वर्ल्ड वाइड मोस्ट ऑफ दी ब्लाइंडनेस कैटरेक्ट की वजह से ही होती है। मोस्टली कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस ही है। करेक्ट। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसकी सर्जरी भी बहुत कॉमन है। तो आप इसके बारे में बता सकते हैं कि इस सर्जरी में एग्जैक्टली होता क्या है? सर्जरी में नॉर्मली हमारा जो लेंस है वो ओपेक हो गया है, माने वो धुंधला हो गया है। अब उसको अगर हम निकाल दिया जाए, उसकी जगह पर एक दूसरा कृत्रिम लेंस माने आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया जाए, तो फिर से रोशनी वापस आ सकती है। तो बेसिकली जो भी सर्जरी किया जाता है उसमें लेंस को आपका जो जिसमें कैटरेक्ट हो गया है उसको निकाल दिया जाता है
और उस जगह पर एक आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया जाता है जी। जिससे कि आप फिर देखते हैं। ओके तो सर जब आप तो ये आर्टिफिशियल लेंस डालने का जो तरीका है वो हमें बता सकते हैं, ताकि मतलब काफी लोगों को डर रहता है कि एक बहुत बड़ा सर्जरी है। Yes. तो मतलब अगर हमें प्रोसीजर आप बता सके। ऐसे बहुत बड़ा सर्जरी नहीं है, इसको बहुत ही कम समय लगता है। आजकल मॉडर्न सर्जरी तो मशीन से किया जाता है, तो इसको फेकोएमल्सिफिकेशन भी बोलते हैं। एक छोटा सा इंसिजन, मतलब कि छोटा सा सुराख करके कॉर्निया के थ्रू हम लोग अंदर जाके लेंस को निकाल देते हैं। वो अराउंड 2 to 3 मिलीमीटर का इंसिजन होता है, जो कि सेल्फ सीलिंग होता है। उसमें सूचर या टाँका करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप बंद हो जाता है। उसमें से लेंस, जो आपका जो लेंस है उसको तोड़ के निकाल दिया जाएगा, और उसके अंदर फिर दूसरा लेंस, फोल्डेबल लेंस जो बोलते हैं, उसको उसमें डाल दिया जाता है। और उस पूरे प्रोसीजर को 5 से 10 मिनट जैसे समय लगता है, और सेम डे या एक दिन के बाद ही रोशनी साफ हो जाती है। पेशेंट देख सकता है, पेशेंट को बेहोश करने का जरूरत नहीं होता है। ओके सो ये टॉपिकल होता है या इन्वेजिव होता है? हाँ, नॉर्मली जब हम लोग करते हैं आजकल तो टॉपिकल एनेस्थीसिया के थ्रू किया जाता है। उसका मतलब होता है कि हम लोग कुछ ड्रॉप्स डालते हैं जिससे कि आँख में एनेस्थीसिया हो जाता है, मरीज को पता नहीं चलता है। कभी कभी कुछ केसेस में हम लोग इंजेक्शन दे के भी जिसको ब्लॉक बोलते हैं, उसके साथ भी ऑपरेशन करते हैं। ओके बट पेशेंट को बेहोश नहीं बनाया जाता है, पेशेंट जगा रहता है, पेशेंट हमारे से बात कर सकता है और इमीडिएटली घर जा सकता है। ओके तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, एंड वो नेक्स्ट डे से अपने डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी कर सकता है। यस, बिजी हो सकते हैं। दैट्स ग्रेट। तो आपने जैसे बताया कि हम एक आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं आंखों में, तो इसको आई थिंक IOL कहते हैं। इंट्राओकुलर लेंस बोला जाता है इसको। तो ये बहुत तरह के होते हैं, जैसे मोनोफोकल हो गया, बाईफोकल, ट्राईफोकल। मोनोफोकल में भी बहुत तरीके के आते हैं, EMV, EDOF। तो जैसे इतनी सारी ऑप्शंस है, तो हम मतलब पेशेंट्स कैसे चूज करेंगे कि उनके लिए उसके लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में आना पड़ेगा, हमसे डिस्कस करना पड़ेगा। एक्चुअली लेंस जो मोनोफोकल लेंस का मतलब होता है, पेशेंट को सिर्फ उस लेंस में एक ही फोकल लेंथ होगा। इसका मतलब आइदर उसको दूर का या नजदीक में से एक दिखेगा, और दूसरी जगह के लिए उसको चश्मा लगेगा। ओके अगर बाईफोकल या मोनोफोकल लेंस अगर है या ट्राईफोकल लेंस है, उसमें दूर नजदीक दोनों ही उसको दिख सकता है। अच्छा, तो बेसिकली ये 2 तरह के होते हैं। और फिर लेंस का मेक भी होता है, लेंस किस चीज से बना हुआ है उस पर भी डिपेंड करेगा कि कैसा है, इंडियन है, फॉरेन है। करेक्ट। और ये कहते हैं कि IOL आप कौन सा चूज करें, ये आपके रोज के क्या एक्टिविटी है आपकी, उस पर भी डिपेंड करता है। आई के डिजीज या एक्टिविटी पर डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई गाड़ी चलाना चाहता है या उसको, तो हो सकता है वो चाहे कि दूर नजदीक दोनों ही रोशनी चाहिए उसको, तो ही कैन गो फॉर मल्टीफोकल लेंसेज और ट्राईफोकल लेंसेज। या घर में जो रहते हैं उनको शायद जरूरत नहीं है इतना नजदीक का, तो हो सकता है दे कैन गो फॉर मोनोफोकल लेंसेज। नियर के लिए दे कैन गो फॉर करेक्शन। ओके सो दैट्स ग्रेट। बट बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि वो अवॉइड कर ले सर्जरी, वो चश्मा यूज कर लेते हैं। तो क्या ये कैटरैक्ट सर्जरी अवॉइडेबल होती है? इनिशियली अवॉइडेबल तो नहीं है, बट इनिशियली जब आपको कैटरैक्ट होता है तब हो सकता है कि चश्मे का नंबर बदल के आपको रोशनी साफ मिल जाए। अगर उससे आपका काम चलता है तो आप काम चला सकते हैं। अगर काम नहीं चलता है, रोशनी आपकी क्लियर नहीं हो रही है, तो इनएविटेबल आपको सर्जरी लगेगा विजन को क्लियर करने के लिए, तो सर्जरी कराना ही पड़ेगा। दो इट्स नॉट एन इमरजेंसी सर्जरी, बट अल्टीमेटली आपको टाइम लेके करना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बहुत देर तक वेट करें, कैटरैक्ट को बहुत मैच्योर होने दें, जब एकदम ब्लाइंड हो जाए तब सर्जन के पास जाएं, उस वक्त कॉम्प्लिकेशन होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ओके तो मतलब हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए ये कैटरैक्ट सर्जरी? अवॉइड नहीं करना चाहिए। मतलब हम इनिशियली जब हमारा धुंधला हो जाए विजन, तब हम कुछ वक्त के लिए चश्मे से काम चला सकते हैं, बट इवेंचुअली हमें डॉक्टर को दिखा के कैटरैक्ट सर्जरी कराना पड़ेगा। यस। ओके सो बहुत लोग हेजिस्टेंट होते हैं सर्जरी में जाने के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स आंखों का सवाल है ना? तो आप उनको कुछ कहना चाहेंगे उनके कंसर्न्स को एलिविएट करने के लिए? देखिए, पहले बार जब सर्जरी, किसी का भी सर्जरी होगा तो एक एंग्जाइटी और एक डर तो होगा ही। मेरा भी होगा तो मुझे भी डर लगेगा, वो तो नॉर्मल चीज़ है। बट ये बोलना चाहता हूँ मैं कि सर्जरी एकदम जनरली जो सर्जरी का जो इवेंट है, पेशेंट को सर्जरी के बाद हर एक पेशेंट पहले जो डरता है, बाद में उसको कुछ महसूस नहीं होता है। दैट इज लाइक पेशेंट इनिशियली फियरफुल होता है, बट सर्जरी के समय एकदम पेनलेस एक्सपीरियंस, एकदम पेनलेस होता है, क्योंकि हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं टॉपिकल या पेरीबल्बर, और पेशेंट जगह रहता है और इमीडिएटली पेशेंट कैन गो बैक टू हिज एक्टिविटी। तो इमीडिएटली बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो एक आंख में सर्जरी कराने से डरते हैं,
but immediately after few days they say कि we will go for the other eye also. So they are so much like happy. They are not fearful then. Yes. पर एंड सर जो आपने बात किया दूसरी आई का, तो ये दोनों आंखों में कैटरैक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे ही आता होगा, तो कितना गैप रख सकते हैं दो सर्जरी के बीच में? एक्चुअली सेम डे, एक्चुअली नॉर्मली हम लोग सेम डे नहीं करते हैं, बट इट कैन बी डन इन नेक्स्ट डे. और पेशेंट जब भी लगेगा पेशेंट को कि मैं कंफर्टेबल हूँ विद दैट सर्जरी इन दैट आई, तो यू कैन गो फॉर द अदर आई सर्जरी. ओके. सो सर ये सर्जरी के बाद एनीथिंग, मतलब ऐसा कुछ होता है कि पोस्ट ऑप उनको ध्यान रखना होता है, मेडिसिन वगैरह बहुत होती हैं या ऐसा कुछ होता है? मेडिसिन बहुत नहीं होती, 2 या 3 मेडिसिन होती हैं जो कि ड्रॉप के फॉर्म में होता है. इसको 4 या 6 बार करके डालना पड़ता है. वो 3 से 4 हफ्ते तक हम लोग डालने बोलते हैं. और ऐसा बहुत रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. जो आँख में चोट नहीं लगाने के लिए बोला जाता है, डायरेक्टली पानी नहीं डालने के लिए बोला जाता है कुछ दिनों के लिए, और गले से नीचे नहाने बोला जाता है फॉर 5 to 7 days. उसके बाद दे कैन डू वट एवर देयर एक्टिविटी, जो कर सकते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग करने लग जाएं नेक्स्ट डे से ही. जब भी वो कंफर्ट फील करते हैं, जितना अगर उनको कंफर्टेबल है, रोशनी से कंफर्टेबल है, तो वो चीज़ कर सकते हैं. ओके. एंड आई थिंक स्ट्रेन ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करे, ट्रॉमा से बचेंगे बेसिकली. ओके. तो सर सर्जरी के बाद रिव्यू के लिए कब आना होता है? नॉर्मली हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं, फिर 1 हफ्ते के बाद और फिर 1 महीने के बाद. नॉर्मली 2 to 3 विजिट्स होते हैं पेशेंट को. दैट्स इट. और फाइनली अगर चश्मे का कुछ नंबर होता है, जैसे मोनोफोकल लेंस में चश्मे का नंबर होता है, तो दे दिया जाता है. ओके. सर आजकल ये एक नया लेंस आया है, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस, इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? हाँ, इसका मतलब ये होता है जैसे कि मोनोफोकल लेंस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो दूर का ही दिखेगा आपको उससे, या नज़दीक का जहाँ पे हम जो फोकल लेंथ में फोकस कर देंगे उसे वही दिखेगा. तो नॉर्मली मोनोफोकल लेंथ फॉर डिस्टेंस हम लोग करेक्ट करते हैं. तो पेशेंट को बीच का जो रोशनी है वो साफ नहीं दिखता है, नज़दीक का भी नहीं दिखता है. अब EDOF लेंस जो एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस वाले लेंस होते हैं, उसमें बीच का विजन भी आपको अच्छा मिलता है. तो बेटर होता है मोनोफोकल लेंस से. तो मॉडर्न लेंस से न्यू टाइप के लेंसेज हैं. एंड शायद नजदीक का भी अप्रोक्सीमेट? हाँ, नजदीक का भी अगर हम लोग ऐसा प्लान करें कि दोनों आँख में थोड़ा पावर का डिफरेंस कर दें, तो दूर नजदीक दोनों का ही उनको दिखने लगेगा उस लेंस के साथ. तो दे कैन टेक्निकली गो विदाउट स्पेक्टिकल, दे कैन बी स्पेक्टिकल फ्री. यस, दैट इज सुपर्ब. ओके. सो सर हमने तो कैटरैक्ट सर्जरी के बारे में बहुत कुछ बात कर लिया है, बट फाइनली व्हाइल वी आर रैपिंग अप, आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे, बिकॉज दिस इज अ कैटरैक्ट अवेयरनेस मंथ? मैं बोलूँगा कि आइज आर प्रेशियस, सो उसको प्रॉपर केयर करना चाहिए, ट्रॉमा से बचना चाहिए, और हमेशा अपना विजन का टेस्ट करना चाहिए. एक बार एटलीस्ट आपको जाके आई सेंटर में जाके आई को विजन दिखाना चाहिए अगर आपको महसूस होता है रोशनी कम है. प्रॉपर स्पेक्टिकल यूज़ करना चाहिए. अगर आई स्ट्रेन होता है तो उसके लिए इवैल्यूएशन करवाना चाहिए. इफ़ यू आर मोर देन 40 तो आई का प्रेशर चेकअप होना चाहिए ग्लॉकोमा के लिए. इफ़ यू आर डायबिटिक तो रेटिना का एग्जामिनेशन होना चाहिए फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी. सो बेसिकली गेट your eyes tested regularly. Regularly, yes. Thank you so much, sir. It was really nice having you here. Same here.